हेलो चैम्प्स। हमने कल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पहला मेथड दैट इज़ वैल्यू एड मेथड को डिस्कस किया एंड आज के इस वीडियो में हम इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। फर्स्ट इज़ वैल्यू एडेड, सेकंड इज़ इनकम एंड थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वैल्यू एडेड मेथड and now we will discuss about the income method. Okay, so according to this method, all the incomes that accrue to the factors of production by way of wages, profits, rents, interest, etc. are summed up to obtain the national income. It means जो भी income earn हो रही है from the factors of production by in the form of wages, profit, rent and interest, जब उनका हम sum up कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा नेशनल इनकम में. Okay, the sum total of all the factor incomes earned within the domestic territory of a country is known as domestic income और NDP at FC. इसका मतलब कि जैसे हम वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, सबका जो फैक्टर इनकम्स अर्न हुई है ना किसी भी इकोनॉमी में, मार्केट में, यानी कि किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम. ठीक है. एंड अब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जा सकते हैं. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इनकम मेथड के, सो हम उसको पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम में. सो फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज़ बाय एम्प्लॉयर. ठीक है. एम्प्लॉयर जो अमाउंट पे करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, यानी प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रहे हैं वो. इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट्स एंड बेनिफिट्स विच द एम्प्लॉयज़ रिसीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर. इट इंक्लूड्स. ठीक है. इट मीन्स कि ये जितनी भी पेमेंट्स और बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉयर यानी जिसने काम पे रखा है अपने एम्प्लॉय को जब देता है ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज, जो प्रोडक्टिव सर्विसेज जो उन्होंने दी उसके बदले, तो उसको हम कहेंगे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़. ठीक है. इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके बदले जो उनको पैसे मिलते हैं वो चीज़. तो उनको जो इनकम अर्न होती है वो तीन कैटेगरीज में होती है. पहली होती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि कैश के अंदर पेमेंट करी, ठीक है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को. फिर दूसरा होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. काइंड का मतलब लाइक रेंट फ्री होम दे दिया, ठीक है, मतलब कैश के अलावा वाली चीज़ें, ठीक है, और फ्री कार दे दी एटसेट्रा. सो ये हमारी काइंड के अंदर कोई भी चीज़ होती है जो टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वो दे दी. एंड थर्ड होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सेक्टर स्कीम्स, सिक्योरिटी स्कीम्स. लाइक अगर एम्प्लॉयर है जिसने रखा है अपने ऑफिस में बंदे को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका प्रोविडेंट फंड खुलवा देगा अपने एम्प्लॉय का, ग्रेचुटी खुलवा देगा, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए उसको नॉमिनेट कर देगा उसको. सो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पार्ट में आती हैं. ठीक है. सो पहला हमने वेजेस पढ़ लिया, दूसरा हमने वेजेस सैलरीज इन काइंड एंड थर्ड इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. ठीक है. सेकंड होता है रेंट एंड रॉयल्टी. सो हम डिस्कस करते हैं कि रेंट क्या होता है. रेंट इज़ दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. यानी कि किसी की लैंड या बिल्डिंग, हमने जैसे हमारी लैंड या और बिल्डिंग है, हमने उसको किसी को किराए पे दिया है, तो उसके बदले जो हमको इनकम अर्न हो रही है ना वो होती है रेंट. ठीक है. रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, दैट इज़ रेंट ऑफ लेफ्ट आउट लैंड, यानी कि हमने जो अपनी खाली प्रॉपर्टी किसी को दी रेंट पे, उसके बदले जो हमें इनकम हो रही है वो होती है हमारी एक्चुअल रेंट. एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट. इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है, लेट सपोज हम अपनी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, ठीक है, हमने उसको रेंट पे नहीं दिया, तो एक्चुअल में अगर हम उस प्रॉपर्टी को किसी को देते किराए पे, तो जो हमारे को वहाँ से रेंट मिलता उसको हम कहते हैं इम्प्यूटेड, बिकॉज हमने वो रेंट पे नहीं दी है. बट लेकिन अगर हम उसको देते तो हम पे इतना रेंट मिलता ना उस प्रॉपर्टी से, तो उसको हम कहेंगे इम्प्यूटेड. यानी रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी अभी हम जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं उसको हम इम्प्यूटेड रेंट कहेंगे. ठीक है. वो हमें मिलेगा नहीं लेकिन हम उसको कहेंगे इम्प्यूटेड. ओके. इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये लैंड नहीं है, ये रेंट है. ओके. सो हमने रेंट को डिस्कस करा. अब होता है रॉयल्टी. रॉयल्टी रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग और लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसिड्स. ठीक है. जैसे कि किसी ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी है या किसी को
लीज पे दी है कि वो वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्शन कर सकता है मिनरल्स का या किसी भी चीज़ का। देखिए ओनर है ऑफ ए मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल या आयरन ओर या नेचुरल गैस एटसेट्रा। कोई उसका एक प्रॉपर्टी जहाँ पे कोल और नेचुरल आयरन और नेचुरल गैस पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को किसी कॉन्ट्रैक्टर को लीज पे दे सकता है। तो उसके बदले वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वहाँ से एक्सट्रैक्शन करेगा मिनरल्स का और उसके बदले उसको रॉयल्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑथर रिसीव रॉयल्टी, जैसे कि सेकंड एग्जांपल हो गया ऑथर, जो बुक का ऑथर होता है तो उसकी जब बुक सेल होती है तो उसके बदले भी उसको रॉयल्टी मिलती है जब उसकी बुक सोल्ड होती है। ओके, सो हमने रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, हमने रेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। तो ये भी पार्ट होते हैं हमारे इनकम के, ठीक है। कैसे, रेंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट इनकम, और रॉयल्टी इनकम मिलती है जिसकी प्रॉपर्टी होती है जो लीज पे देता है, ठीक है, सबसॉइल एसिड्स को। ओके, थर्ड है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट। इट मीन्स कि जैसे कि बैंक ने प्रोडक्शन यूनिट्स को लोन दिया, प्रोडक्शन यूनिट जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है उसको लोन दिया, तो उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़। तो लेंडिंग फंड्स टू प्रोडक्शन यूनिट, जब प्रोडक्शन यूनिट को किसी चीज़ का लोन मिलता है उसके बदले जो इंटरेस्ट पे करता है उसको कहेंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो किसी प्रोडक्शन के प्रोसेस से इंटरेस्ट में दे रहा है यानी लोन यूज़ कर रहा है, तो उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज मतलब प्रोडक्शन की प्रोसेस में वो हेल्प कर रहा है। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो प्रोवाइड कर रहा है वो। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट इनकम जो होती है ना वो इंक्लूड करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विस ओनली, ठीक है। अगर किसी ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लोन लिया है यानी पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोन लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम वही इनकम जो मिल रही है हमें, इंटरेस्ट की इनकम फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विस, यानी कोई गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि हमने अब एग्जाम्पल लिया कि इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू हाउस होल्ड, यानी कि लेट सपोज हाउस होल्ड ने फर्म को कैपिटल दिया यानी पैसे दिए, उसके बदले फर्म जो है हाउस होल्ड को इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू द इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स ने कुछ पैसा रखा है और उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं हमारी वो कैलकुलेट होती है इंटरेस्ट इनकम में। इंटरेस्ट इनकम क्या नहीं कैलकुलेट करता, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो इंटरेस्ट पेड, जैसे इंटरेस्ट पेड का है गवर्नमेंट ने ऑन पब्लिक डेट। पब्लिक डेट होता है जो गवर्नमेंट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सपेंस लगता है, खर्चा होता है, उसके लिए उन्होंने उसको पूर्त करने के लिए यानी उसकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक से लोन लिया। लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्टिव सर्विस इन्वॉल्व नहीं हुई, वहाँ पे सिर्फ अपने जो डेली कंजम्पशन होती है उसके लिए उसने लिया। इस वजह से इससे जो इंटरेस्ट अर्न होगा बैंक को वो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन द लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पसेज। लेट सपोज हमने कुछ किया, क्या कहते हैं, बैंक से लोन लिया और हमने उसको इस मनी को यूज़ कर लिया अपने डेली कंजम्पशन में, उससे कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करी, यानी प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हुआ, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड सर्विस, तो इस वजह से उसको भी हम नहीं ऐड करेंगे। ऑल्सो इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू द अनदर फर्म, ठीक है, तो ये हो सकता है, इसको हम इंटरेस्ट इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। फोर्थ कॉम्पोनेंट है हमारा प्रॉफिट। Profit is the reward to the entrepreneur for his contribution to the production of goods and services. Entrepreneur क्या चाहता है at the end of the day कि जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उससे उसको प्रॉफिट हो, क्यों, इसलिए उसने प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट की थी अपने। इस वजह से जो इंपॉर्टेंट होता है ना एंटरप्रेन्योर के लिए वो हमेशा प्रॉफिट होता है, तो वो उसके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। इट इज़ द रेसिजुअल इनकम विच एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स कि जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लैंड की कॉस्ट थी, लेबर की कॉस्ट थी, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट, रेंट, ठीक है, उसको पेमेंट करने के बाद उसके बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। तो ये क्या है, एक रेसिजुअल इनकम है जो कि एंटरप्रेन्योर अर्न करता है आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रॉफिट इज यूज फॉर 3 पर्पसेस, ठीक है, 3 पर्पसेस के लिए हमारा प्रॉफिट यूज होता है। पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के लिए। इट इज़ द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय इट, यानी कि जिसने प्रॉफिट अर्न करा उसके ऊपर हमें कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट जो है प्रॉफिट का जाएगा एंड कॉर्पोरेट टैक्स में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट और प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है डिविडेंड के तौर पे हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है।
इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द शेयर होल्डर्स, जो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है जिन्होंने शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, तो उनको हमें डिविडेंड के तौर पे अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी हमने इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। थर्ड है रिटेन्ड अर्निंग्स, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज अ रिजर्व टू मीट द अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग वो कंपोनेंट है प्रॉफिट का जो कि हम बचा के रखते हैं इमरजेंसी के टाइम के लिए, ठीक है, रिजर्व के तौर पे, ताकि कभी हमारे को इन शॉर्ट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने इसको कैप्ट रखा एज अ रिजर्व, इस वजह से हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। आपको देखिए ध्यान रखना है कि क्या क्या, जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर 2-3 चीज़ें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इंटरेस्ट का पता है मतलब क्या होता है इंटरेस्ट का, और एग्जाम के अंदर भी ऐसे इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। इंटरेस्ट आपको पता है कि अमाउंट रिसीट फॉर लेंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हम मेजरली इसमें कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उस टाइम पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस वजह से हम एक एक चीज़ कंपोनेंट को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है, तो उसको हमें सेग्रीगेट करना आना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज हमारे को रिटेन अर्निंग दिया है, तो हम उसको किस कंपोनेंट में रखेंगे, उसको हम रखेंगे अपने प्रॉफिट के कंपोनेंट में, ठीक है। इस तरीके से हमें आना चाहिए। तो हमारा प्रॉफिट जो हो गया ना, वो हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, दो कि हमने ये तीनों चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज इन द फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, ये एक दूसरी टर्म है जो कि हम फैक्टर पेमेंट्स में यूज़ करते हैं। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई फिजिकल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बदले जो इनकम हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है, रेंट यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटरेस्ट यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, रॉयल्टी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके बदले जो हम हुई, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस कुछ नहीं है, आप क्लियर हो जाएगी, बहुत इजी है ये, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा, एक होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट की फॉर्म में होती है, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो पर्सन है जिसने बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो उसका मेन एम होता है प्रॉफिट, तो वो जो प्रॉफिट होता है उसको वो कहेगा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एक प्रॉफिट और रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, तो ऑपरेटिंग सरप्लस एक्चुअली में हो गया रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट हो गए ऑपरेटिंग सरप्लस के, और इसका फर्दर यूज़ हम न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे, ठीक है। हमारा 5th कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इट इज़ द इनकम जनरेटेड बाय द ओन अकाउंट वर्कर्स। देखिए ये इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी किसी पर्सन ने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर रखा है, तो वहाँ से जो इसको इनकम हो रही है ना, उसको कहेंगे हम मिक्स्ड इनकम। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, इनकम जनरेटेड बाय द ओन अकाउंट वर्कर, जो कि फार्मर है, उसने खेती करी और उससे जो प्रोडक्शन हुई उसको बेच के उसने जो इनकम अर्न करी वो हो गई उसकी मिक्स्ड इनकम। कोई बार्बर है, उसकी शॉप है, उससे जो अर्न कर रहा है वो हो गई उसकी मिक्स्ड इनकम। उसने खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर रखा है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है ना। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, यानी कि एक तो होता है कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, ये होता है अनइनकॉर्पोरेटेड, यानी कि बहुत स्मॉल लेवल है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, जैसे कि रिटेल ट्रेडर हो गया, ठीक है, जो डेली ट्रेडिंग करता है किसी चीज़ की या किसी गुड की, सर्विस की, ठीक है। और स्मॉल शॉपकीपर जो कि डेली हमारे जैसे स्ट्रीट वेंडर्स में हो गए, ये सभी हो गए स्मॉल शॉपकीपर्स, ये सब। तो ये क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। ये होती है इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, कह सकते हैं हम इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जैसे कि एग्जांपल देते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इनकम ऑफ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक एट हिज रेजिडेंस, यानी कि अगर एक डॉक्टर अपने घर पे एक क्लिनिक चला रहा है तो उससे जो वहाँ पे उसको इनकम होती है वो होती है हमारी मिक्स इनकम। इसको सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी कहेंगे, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हमने जो 5 कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करा, उसको एक समरी के तौर पे हम इस टेबल में देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं डोमेस्टिक इनकम के, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, जब हम इन सब चीज़ों को प्लस करेंगे इनकम मेथड से तो हमारा क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम आएगी, दैट इज़ NDPAT, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी चीज़ हम प्लस करेंगे ना, जो भी चीज़ हम, जैसे कि हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी किया था, तो हमने एडिशन किया था तो हमारा
डोमेस्टिक इनकम आया था, फिर हमने उसमें NFI ऐड करा था, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ नेशनल इनकम कैलकुलेट होता। उसी तरीके से हमारा जो इनकम मेथड है उसके अंदर भी ये तीनों चीज़ों को जब हम प्लस करेंगे ना तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आएगा, और इसके अंदर जब हम NFI ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम आएगा। ठीक है, तो हमें पता ही है कि डोमेस्टिक इनकम में ये कंपोजिशन एम्प्लॉयज़ में क्या क्या था, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश था, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड था, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये टेबल आपको ना एग्जाम पॉइंट टाइम पे बहुत ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा एक साथ है, आपको बार बार उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी डेफिनेशंस को। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में जैसे हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था, जैसे कि रेंट और रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और सेकंड प्रॉफिट का कंपोनेंट था इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट के अंदर पढ़ा था 3 चीज़ें थी, एक कॉर्पोरेट टैक्स था, एक डिविडेंड था और एक रिटेन्ड अर्निंग था, और थर्ड हमने कंपोनेंट पढ़ा मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि यही इनकम मेथड से कैसे हम डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो NDPAT-FC जो हमारा हो गया, जैसे डोमेस्टिक इनकम वो हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, पहला वाला कंपोनेंट, फिर रेंट एंड रॉयल्टी दूसरा वाला कंपोनेंट, फिर इंटरेस्ट थर्ड कंपोनेंट, फिर प्रॉफिट फोर्थ कंपोनेंट, एंड फिफ्थ कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे ना तो हमारा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज़ डोमेस्टिक इनकम। अब हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जैसे नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए हम NFI ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो NDPAT-FC के अंदर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम NFI यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होगा, हमें कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया होगा, रेंट दिया होगा, रॉयल्टी दिया होगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब दिया होगा, हम उसे ऐड करके डोमेस्टिक इनकम निकालनी होगी, फिर उसको ऐड करके NFI करके हमें नेशनल इनकम निकालनी होगी। ठीक है, तो हमने इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख लिया, बट कुछ प्रिकॉशंस रखनी है, ध्यान रखना है इनकम मेथड में। ठीक है, पहला है कि ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था उससे पिछली वाली वीडियो में कि ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बेसिस पे नहीं मिलती, बट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी बच्चों को, यानी किसी पर्सन ने ट्रांसफ़र करी इनकम यानी रेमिटेंसेस दिया, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, तो ये सब चीज़ें हो गई ट्रांसफ़र इनकम में। ठीक है, तो ये सब जैसे ओल्ड एज की कुछ स्कीम्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है ओल्ड एज पर्सनस को। ठीक है, तो ये सब चीज़ होगी ट्रांसफ़र इनकम, यानी इसमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस या गुड का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि सेकंड हैंड गुड्स से जो इनकम हो रही है उसको भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने उसको पहली बार बेचा था तो जब जो इनकम हुई थी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में। तो अगर हम उसको सेकंड हैंड गुड्स की भी इनकम को ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इसीलिए हम सेकंड हैंड गुड्स की जो इनकम होती है उसको नहीं करेंगे। ठीक है, इंक्लूड। थर्ड है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों? बिकॉज such things are not including या not adding to the current flow of goods and services, यानी कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हमारे करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ना, इस वजह से इनकी जो सेल की जो इनकम होगी ना वो भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन अभी करंट में उसमें कुछ एडिशन नहीं हो रहा ना, इस वजह इसकी यही रीज़न है हम लोग उसको ऐड नहीं करते। और फोर्थ है विंडफॉल गेन्स लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि हमने अचानक से कुछ इनकम अर्न कर ली जैसे कि लॉटरी के थ्रू, ठीक है, या हमने हॉर्स रेसिंग करी तो उसमें भी कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा गुड्स एंड सर्विस का, तो वो भी हम नेशनल इनकम में यानी इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग अवर नेशनल इनकम। ओके, सो हमने इनकम मेथड को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन वो सब डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।